कहते हैं कि ये काली परछाई रात के समय एक खास समर कैंप में घूमती थी। एक आदमी जो हुड पहनता था और जिसके हाथ में हुक था, उसे लोग क्रॉप्सी कहते थे। एक भगोड़ा अपराधी जिसे कभी पकड़ा नहीं गया। अब वो वापस आ गया है, लेकिन वो क्या ढूंढ रहा है? नमस्ते, मैं मेलिसा हूँ और मुझे हमेशा से रहस्यों में दिलचस्पी रही है। कुछ साल पहले मैंने शहरी किंवदंतियों के लिए अपना खुद का चैनल शुरू किया था। समस्या ये थी कि ये उतनी तेजी से नहीं बढ़ रहा था जितनी मुझे उम्मीद थी। मैं एक ऐसे हाई प्रोफाइल केस की उम्मीद कर रही थी जो आखिरकार मुझे पहचान दिला दे। एक शाम मैं अपना नया वीडियो एडिट कर रही थी, तभी मेरे पापा कमरे में आ गए। तुम किस पे काम कर रही हो? मैं उन्हें सबसे डरावने पलों की कंपाइलेशन दिखा रही थी। तभी पापा अचानक चुप हो गए, जैसे किसी सोच में खो गए हो। क्या तुम्हें पता है कि जब मैं बच्चा था मैंने भी एक रहस्यमय घटना देखी थी जो आज तक मुझे परेशान करती है। पापा ने मुझे बताया कि जब वो 17 साल के थे तब वो हाई पाइन्स नाम के एक समर कैंप में गए थे। वहाँ रहते हुए उन्होंने एक आदमी की कहानी सुनी जिसे लोग क्रॉप्सी कहते थे। वो एक हुड पहनता था और उसके हाथ में हुक लगा हुआ था। शुरू में पापा ने इसे एक भूतिया कहानी समझकर हंसी में उड़ा दिया, लेकिन एक रात उन्होंने कैंप ग्राउंड पर काली परछाई देखी। पापा कसम खाते कि उन्होंने चांदनी में एक धातु का हुक चमकते हुए देखा था। अफवाह थी कि उस आदमी को कई साल लगातार कैंप में देखा गया था। उसी वक्त मुझे पता चल गया कि यही वो बड़ा केस है जिसका मैं सपना देख रहा था। तो जब गर्मी की छुट्टियां आई, मैंने ठान लिया कि मैं हाई पाइन्स जाऊंगा। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी अड़चन थी। ये सिर्फ लड़कों का कैंप था। मैंने तय कर लिया था कि ये मुझे रोक नहीं सकता। मैंने अपनी सारी बचत खाली कर दी, एक कैंप पास खरीदा, एक छोटा वेग लिया और अपने शरीर के आकार छुपाने के लिए ढीले कपड़े पहन लिए। बस इसी तरह मैं मेल नाम के एक लड़के में बदल गई। मैंने अपने माता पिता से कहा कि मैं गर्मी की छुट्टियां अपनी दादी के घर बिता रही हूँ। जब मैं हाई पाइन्स पहुंची तो वहाँ मुझे सिर्फ लड़के ही लड़के दिखे। तो मैंने पूरी कोशिश की कि मैं उनमें घुल मिल जाऊं। गहरी आवाज में बोलना, कंधे झुकाकर चलना और उनकी चाल की नकल करना। लेकिन मुझे जल्दी ही समझ आ गया कि यह दोहरी जिंदगी जीना इतना आसान नहीं होने वाला था। हर सुबह मुझे सूरज निकलने से पहले ही उठना पड़ता था, सिर्फ इसलिए कि मैं नहा धो सकूं। मैंने बाकी लड़कों के साथ तैरने जाने से भी साफ मना कर दिया था। स्वाभाविक था कि मेरा अजीब व्यवहार सबकी नजर में आ गया। मेरे केबिन के 2 लड़के फ्रेडी और जेम्स मुझ पर जरूरत से ज्यादा ध्यान देने लगे। फ्रेडी घमंडी और शोरगुल वाला था, जबकि जेम्स बिल्कुल किताबों वाला पढ़ाकू था। मुझे पता था कि मुझे बहुत संभल कर रहना होगा, इसलिए मैं कोशिश करता था कि उनसे तब तक न मिलूं जब तक जरूरी न हो। मैंने तुरंत सच का पता लगाने की ठान ली। मैं कैंप में घूमता रहा, काउंसलरों से सवाल पूछे और सुराग ढूंढता रहा। इसी तरह मेरी मुलाकात मिस्टर मोरेनो से हुई, जो बुजुर्ग केयरटेकर थे। वो हाई पाइन्स में 20 साल से भी ज्यादा समय से काम कर रहे थे। वो डरावना हुड पहने हुआ शख्स कई सालों तक लगातार दिखाई देता रहा और फिर अचानक गायब हो गया। लेकिन पिछले साल वो काली परछाई फिर लौट आई। असल में इस बार 2 थे। मैं कसम खाता हूँ, मैंने उन्हें कई बार देखा था। एक शाम हम सब कैंप फायर के आसपास बैठे थे और लड़कों ने भूतिया कहानियां सुनाना शुरू कर दिया। एक परिवार डिनर टेबल पर बैठा है। अचानक बेटी अपनी फोक गिरा देती है। वो उसे उठाने के लिए झुकती है और अचानक देखती है कि उसके पापा के पैर नहीं है। उनके पैर की जगह विशाल बकरी के खुर हैं। जैसे ही उसने अपनी कहानी खत्म की, मैंने सोचा अब मेरी बारी है चमकने की। मैंने उन सबको क्रॉप्सी की दास्तान सुना दी। मेरी कहानी खत्म होते होते कैंप फायर के चारों ओर एकदम सन्नाटा छा गया। फ्रेडी और जेम्स थोड़े चिढ़े हुए लग रहे थे। उन्हें साफ साफ बुरा लग रहा था कि मैंने सबको उनसे ज्यादा डरा दिया था। उस रात बाद में मुझे बाथरूम जाना था, लेकिन जैसे ही मैं रास्ते पे कदम रखा, मेरा दिल एक पल के लिए रुक सा गया। मैंने देखा कि कुछ डरावनी परछाइयां आगे आगे चल रही थी। वे सबने हुड पहन रखे थे। मैंने अपनी आंखें जोर से गड़ा दी और देखा कि चांदनी में एक हुक चमक रहा था। मैंने उन रहस्यमयी आकृतियों का पीछा करना शुरू कर दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वे कुछ ढूंढ रहे। मैं भी थोड़ा और पास जाकर देखने ही वाला था कि अचानक किसी ने मेरा कंधा पकड़ लिया। मैं पलटा और खुद को हमारे कैंप काउंसलर एलेक्स के सामने पाया। इस वक्त तुम बिस्तर से बाहर क्या कर रहे हो? मैं डरावनी परछाइयों के बारे में हकलाने लगा, लेकिन जब हम दोनों ने उधर देखा, वे पहले ही गायब हो चुके थे। अगली सुबह मैं कोई भी ठोस सबूत ढूंढने के लिए बाहर भागा, लेकिन मेरी तलाश को फ्रेडी और जेम्स ने बीच में ही रोक दिया। मेल, तुम हमेशा अकेले क्यों रहते हो? हाँ, और तुम हमारे साथ कभी तैरने क्यों नहीं यहाँ पे? क्या तुम्हें लगता है कि तुम हम सबसे बेहतर हो? 1 सेकंड और वे मेरा विग सिर से खींच ही लेते। सौभाग्य से मिस्टर मोरेनो की गूंजती आवाज ने सब रोक दिया। बच्चे को अकेला छोड़ दो। फ्रेडी और जेम्स अनमने होकर दूर चले गए। जाते जाते मुझ पर गुस्से से घूरते रहे।
मुझे कुछ अहम मिला था। तुम्हें ये देखना चाहिए। मिस्टर मोरेनो ने मुझे जमीन पर बने पैरों के निशान दिखाए जो बाढ़ से सीधे कैंप के बीचों बीच जा रहे थे। ये निशान न तो किसी भूत ने छोड़े थे और न ही किसी काल्पनिक राक्षस ने बनाए थे। यहाँ असली लोग हैं। निशानों के पीछे जाते हुए मुझे कदमों की आहट मिली। वो थे कैंप डायरेक्टर मिस्टर ग्रांट। गुम हो गए हो बच्चे? नहीं, मैं तो बस इधर उधर देख रहा हूँ। समझ गया। एक बात बताऊं, क्या तुम उस मशहूर क्रॉप्सी को पकड़ने की कोशिश कर रहे हो? मैं चौंक गया, लगा डायरेक्टर ने मेरी पोल खोल दी है। लेकिन मिस्टर ग्रांट बस हंसते हैं। मैं खुद भी जब बच्चा था यहाँ कैंपिंग करता और जानते हो क्या, मैंने सच में उस हुड पहने हुक वाले साई को देखा था। डायरेक्टर सच में एक अच्छे और सहायक इंसान लगे तो मैंने तय किया कि मैं उन्हें पिछली रात जो कुछ भी देखा था सब बता दूं। बस बाहर थोड़ा संभल के रहना। अगर फिर से कुछ अजीब दिखे तो सीधे मेरे पास आना। मैं जवाब देने ही वाला था कि तभी मेरा फोन बजने लगा। स्क्रीन पर पापा का नंबर चमक रहा था। मेलिसा, तुम आखिर हो कहाँ? तुम्हारी दादी कह रही है कि तुम वहाँ पहुँची नहीं। मेरे पास सच बताने के अलावा कोई चारा नहीं था। मैंने कबूल किया कि मैं क्रॉप्सी रहस्य की जांच करने के लिए चुपके से कैंप में घुस गई थी। अभी अपना सामान पैक करो और तुरंत घर वापस आओ। बिल्कुल नहीं पापा, मैं तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी जब तक पता नहीं लगा लेती कि असल में यहाँ क्या हो रहा है। जैसी रात हुई मैंने इंतजार किया जब तक सब गहरी नींद में नहीं चले गए और फिर चुपके से केबिन से बाहर निकल गई। मैं झाड़ियों में घुस गई और इंतजार करने के लिए वहीं बैठ गई। काफी देर तक इंतजार करने के बाद मुझे लगने लगा कि रहस्यमयी आगंतुक शायद आएंगे ही नहीं। फिर अचानक कहीं से दो आकृतियाँ दिखाई दी। उन्होंने मुझे देख लिया और मेरी ओर बढ़ने लगे। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। मैं बस मदद के लिए चिल्लाने ही वाली थी कि अचानक वे रुक गए और अपनी हुड्स पीछे हटा दी। फ्रेडी और जेम्स मेरे सामने खड़े थे, हंस रहे थे और अपनी शरारत सफल होने पे बहुत खुश नजर आ रहे थे। शुरुआत में मैं उन दोनों से बहुत नाराज थी, लेकिन आखिरकार मैं शांत हो गई। हमने भी वो अजीब परछाइयाँ देखी है। हम भी यह निगरानी करना चाहते थे और देखना चाहते थे कि वो कौन है। मुझे एहसास हुआ कि लड़के भी क्रॉप्सी रहस्य में उतने ही उलझे हुए हैं जितनी मैं। तो मैंने उन्हें अब तक जो भी पता लगाया था सब बता दिया। हमने अपनी अगली चालों के बारे में सोचना शुरू किया। सच कहूँ तो मुझे साथियों का मिलना बहुत अच्छा लगा। भले ही वे पहले कैंप के सबसे बदमाश थे। और तभी कैंप काउंसलर एलेक्स अचानक कहीं से आ गए। तुम लोगों को रात में घूमने की इजाजत किसने दी? तुम तीनों को कल के लिए सजा दी जाती है। मैं बिस्तर पर लेटी थी लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरे दिमाग में एक अजीब सा ख्याल आया। एलेक्स, हमारे कैंप काउंसलर, ठीक उसी वक्त वहाँ आ गए जब हम अपनी योजनाओं पे चर्चा कर रहे थे। पिछली बार भी वो अचानक तभी प्रकट हुए थे जब मैं परछाइयों को देख रही थी। क्या कैंप में रात को हो रही रहस्यमय गतिविधियों के पीछे एलेक्स का ही हाथ हो सकता है? उसने हमें अगले पूरे दिन सजा के तौर पर अपने कमरों में ही रहने को मजबूर कर दिया। लेकिन जैसे ही रात हुई मैं चुपचाप केबिन से बाहर निकल गई और काउंसलर के केबिन की ओर जाने वाले रास्ते पर एक अच्छा सा जगह ढूंढ ली। मैंने घंटों इंतजार किया। ऐसा लगा जैसे बहुत समय बीत गया, लेकिन एलेक्स ने एक भी संदिग्ध हरकत नहीं की। वो तो बस बरामदे में बैठ के किताब पढ़ रहे थे। फिर अचानक कहीं से वही जानी पहचानी सरसराहट सुनाई दी। मेरी धड़कन तेज हो गई जब मैंने बाढ़ के किनारे दो परछाइयों को चलते देखा। मैं उन परछाइयों के पीछे पीछे जंगल के और अंदर चली गई, कैंप ग्राउंड से बहुत दूर। आखिरकार हम एक पुराने शिकार के केबिन के पास पहुंच गए। वो परछाइयां चुपचाप अंदर चली गई। मैंने खिड़की धीरे से खोली और केबिन के अंदर चढ़ गई। जैसे ही मेरी आंखें अंधेरे में देखने की आदी हुई, मैंने कोने में एक बड़ा संदूक देखा और तुरंत उसके अंदर छुप गई। कुछ सेकंड बाद वे दोनों परछाइयां जिनका मैं पीछा कर रही थी अंदर आ गईं। उन्होंने अपनी हुड पीछे हटा ली, जिससे दो काफी संदिग्ध दिखने वाले लोग सामने आ गए। उनमें से एक के हाथ में एक क्रोबार था, जिसे मैंने घबराहट में डरावने हुक समझ लिया था। अब सब कुछ समझ में आ गया था। क्रॉप्सी असली नहीं गा, ये तो बस आम चोरों का एक गिरोह था। वे दोनों आपस में बात करने लगे। हमें फिर से कुछ भी नहीं मिला। हाँ, बॉस बहुत नाराज होने वाला है। मैं समझने की कोशिश कर रही थी कि वे किस चीज की तलाश कर रहे हैं और ये रहस्यमयी बॉस कौन है। तभी केबिन का दरवाजा फिर से खुला और एक तीसरा आदमी अंदर आया। बाकी दोनों तुरंत सतर्क हो गए और उसे बॉस कहकर संबोधित किया। मैं संदूक के अंदर से ज्यादा कुछ नहीं देख पा रही थी, बस उसके जूते दिख रहे थे। वो काले बूट पहने हुए था जिन पर खोपड़ी बनी हुई थी। बॉस ने अपनी टीम पर गुस्सा निकालना शुरू कर दिया। उनकी बातचीत से मुझे पता चला कि वे पुराने औजार खजाने की तलाश में हैं, जो सदियों पहले कहीं यहाँ दफनाया गया था। कुछ मिनट बाद वो रहस्यमयी बॉस गुस्से में बाहर निकल गया, अपने गुर्गों को पीछे छोड़ते हुए। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक दोनों गुंडे सो नहीं गए। फिर मैं धीरे धीरे संदूक से बाहर निकली। मैं चुपके से दरवाजे से बाहर निकली और दौड़ती हुई वापस कैंप पहुंची। अब आखिरकार मेरे पास एक ठोस सुराग था जो शायद पूरे रहस्य से पर्दा उठा सकता था।
सुबह सबसे पहले मैंने फ्रेडी और जेम्स को ढूंढा और उन्हें केबिन में देखी सारी बातें बता दी। मेरे नए दोस्त मुझे पूरी तरह हैरानी से घूरने लगे। झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। भाई तेरी तो हिम्मत कमाल की है, मैं तो उस केबिन में छुपकर पागल ही हो जाता। हमने एक योजना बनाना शुरू किया। हमें उस रहस्यमय बॉस को ढूंढना था। मुझे तो लगता है कि वो एलेक्स है। वो शुरू से ही कुछ संदिग्ध हरकतें कर रहा है। सही है, चलो उसका पीछा करते हैं। मैं कैंप की लाइब्रेरी जाता हूँ, देखता हूँ इस पुराने औजार खजाने के बारे में क्या पता चलता है। तो यही हमारी योजना थी। जेम्स कैंप की लाइब्रेरी की तरफ चला गया, जबकि फ्रेडी और मैं लॉज के पास झाड़ियों में छुप गए। लेकिन पूरे दिन एलेक्स ने तो बस आम काउंसलर वाले काम ही किए। हाजिरी की शीट चेक करना, सामान बांटना और स्टाफ से बातें करना। जब हम इंतजार कर रहे थे तो फ्रेडी और मैं बातें करने लगे और मुझे एहसास हुआ कि हमारे बीच काफी कुछ समान है। उसने माना कि उसे भी रहस्यमय कहानियां उतनी ही पसंद हैं जितनी मुझे। भले ही शुरू में उसे मैं पसंद नहीं आया था, सॉरी मेल, लेकिन शुरू में मुझे लगा था कि तुम थोड़े लड़कियों जैसे हो। अब समझ आया कि असल में तुम बहुत कूल लड़के हो। जब फ्रेडी ने पूछा कि क्या हम दोस्त बन सकते हैं, तो मैंने थोड़ी झिझक के साथ हाँ कह दिया। मुझे खुशी थी कि अब वो मुझे ऐसा इंसान मानता है जिसे वो सम्मान और भरोसा दे सकता है। इसी वक्त जेम्स दौड़ता हुआ हमारे पास वापस आया। दोस्तों, पुराना औजार खजाना सिर्फ एक मिथक नहीं है, ये एक असली ऐतिहासिक खजाना है। स्पेनिश विजेताओं ने इसे 350 साल पहले यहाँ के मूल निवासियों से भागते हुए दफनाया था। जेम्स ने रहस्यमय अंदाज में कहा कि उसे पता है खजाना कहाँ मिलेगा। कैंप के उत्तर में एक पुरानी गुफा में। उसने पहले ही नक्शे पर उस जगह को चिन्हित कर लिया था। हमें उन बदमाशों से पहले वहाँ पहुँचना होगा। तुम लोग अभी उसी गुफा की तरफ निकलो। इसी बीच मैं सीधा डायरेक्टर के ऑफिस भागा ताकि पूरी साजिश का पर्दाफाश कर सकूं और बुरे लोगों को पकड़वाने के लिए मदद ला सकूं। मिस्टर ग्रांट अपनी डेस्क पर बैठकर कुछ फाइलें देख रहे थे। मैंने पिछले कुछ दिनों में जो भी पता लगाया था सब कुछ विस्तार से बता दिया। डायरेक्टर बहुत ध्यान से सुन रहे थे, एक बार भी बीच में नहीं टोका। एक बार तो मैं इतना जोश में इशारे कर रहा था कि मेरी कोहनी से किताबों का ढेर गिर गया और वे जमीन पर गिरकर बिखर गईं। मैं उन्हें उठाने के लिए डेस्क के नीचे झुका और तभी मैंने मिस्टर ग्रांट के जूते देखे। मेरा दिल जैसे एकदम रुक गया, फिर इतनी जोर से धड़कने लगा कि पसलियों से टकराने लगा। डायरेक्टर ने वही काले बूट पहने हुए थे जिन पर खोपड़ी बनी थी। मैंने ऊपर देखा और मिस्टर ग्रांट की आंखों में आंखें डाल दी। उनके चेहरे से साफ था कि मैंने सब समझ लिया है। इससे पहले मैं कुछ करता, मिस्टर ग्रांट बाहर निकल गए और दरवाजा लॉक कर दिया। जैसे ही मुझे एहसास हुआ कि वो भला दिखने वाला व्यक्ति ही मास्टरमाइंड है, मैं घबरा गया। मैं कमरे में इधर उधर भागने लगा, बेतहाशा बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा, लेकिन सब बेकार था। मैंने अपना फोन निकाला और घबराकर पापा का नंबर डायल किया, लेकिन घंटी बजती रही और किसी ने फोन नहीं उठाया। मुझे डर के मारे एहसास हुआ कि पापा अपनी फोन की आवाज नहीं सुन सकते थे। मैं बस कांच तोड़ने और पूरी ताकत से चिल्लाने ही वाला था, इस उम्मीद में कि कोई मुझे सुन लेगा। लेकिन अचानक ताले में क्लिक की आवाज आई, दरवाजा खुल गया और मिस्टर मोरेनो वहाँ खड़े थे। मैं यहाँ से गुजर रहा था तो कुछ शोर सुना, सोचा देख लूं क्या हो रहा है। मैंने एक ही सांस में सारी कहानी उगल दी। मिस्टर मोरेनो ने सुना, उनका चेहरा सख्त हो गया। जाओ अपने दोस्तों को बचाओ, मैं पुलिस को फोन करता हूँ। मैं ऑफिस से भागा और सीधे गुफा की ओर दौड़ा, लेकिन वहाँ फिर से हमारे काउंसलर एलेक्स ने मेरा रास्ता रोक लिया। सच में, क्या तुम कभी कैंप के नियम तोड़ना बंद करोगे? मैंने बेताबी से समझाने की कोशिश की कि क्या हो रहा है और मेरे दोस्त बहुत बड़े खतरे में हैं। तुम्हें मेरी बात माननी होगी। कुछ अपराधी छुपा हुआ खजाना चुराने की कोशिश कर रहे हैं और उन्होंने फ्रेडी और जेम्स को पकड़ लिया है। एलेक्स कुछ सेकंड के लिए झिझके, फिर उनके चेहरे पर दृढ़ता आ गई। ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। हम गुफा के रुखों तक पहुँचे और मुझे अंदर से दबे दबे रोने की आवाजें सुनाई दी। मेल, क्या तुम हो? हम यहाँ फंस गए हैं। उन्होंने गुफा का रास्ता बंद कर दिया है। एलेक्स ने भारी पत्थरों को हटाना शुरू कर दिया और मैंने भी जितना हो सका मदद की। कुछ ही मिनटों में हमने फ्रेडी और जेम्स को आजाद कर लिया। हमने सच में खजाना ढूंढ लिया था, लेकिन फिर वो दोनों बदमाश जिनके बारे में तुमने बताया था अचानक आ गए। वे खजाना लेकर भाग गए और जाते जाते गुफा का रास्ता गिरा दिया। हमने दूर से उन बदमाशों को देखा जो खजाने की बोरियां घसीटते हुए जा रहे थे और हम उनके पीछे दौड़ पड़े। एलेक्स ने खुद को बेहद तेज और फुर्तीला साबित किया। वो दो बदमाशों तक पहुंच गया और उन्हें रोक लिया। लेकिन फिर मैंने देखा कि डायरेक्टर ग्रांट, जो इस सब के पीछे था, वहाँ नहीं था और ना ही खजाना था। डायरेक्टर की कार सड़क पर निकल रही थी। मैंने बिना सोचे समझे पैदल ही कार का पीछा करना शुरू कर दिया। ये बेकार था, लेकिन तभी एक कार मेरे ठीक बगल में आकर जोर से रुकी। मेलिसा, तुमने ये क्या पहन रखा है? छोड़ो, कोई बात नहीं, अंदर आओ। डैड बिल्कुल सही समय पर है। हमने तेजी से डायरेक्टर का पीछा किया। मुझे कुछ गड़बड़ लगी।
इसलिए मैं चुप नहीं बैठ सका। आखिरकार हमने उनकी कार को घेर लिया। मिस्टर ग्रांट बेतागी में कार से कूदे और खजाना सीने से लगाए हुए थे। ये मेरा है, खजाना मेरा है। पता चला कि जिस आदमी ने 20 साल पहले खजाने की तलाश की थी, उसे वो कभी मिला ही नहीं। डायरेक्टर बनने के बाद मिस्टर ग्रांट ने 2 बदमाशों को काम पर रखा ताकि वे उसका गंदा काम पूरा कर सकें। मुझे तुम्हारी याद है, हम दोनों बचपन में इस कैंप में आए थे। तुम एक अच्छे ईमानदार बच्चे के, तुम्हारे पास अब भी सही काम करने का मौका है। डायरेक्टर की आंखों में मैंने देखा कि लालच, दोस्ती और ईमानदारी की यादों से जूझ रहा था। आखिरकार उसने सिर झुका लिया, हार मान ली। पुलिस थोड़ी देर बाद पहुंच गई। उन्होंने डायरेक्टर और उसके साथियों को हथकड़ी लगा दी और पुराना औजार खजाना स्थानीय म्यूजियम भेज दिया गया। मैंने अपनी सारी फुटेज को जोड़कर अपने चैनल पर एक पूरा खुलासा वीडियो डाल दी। सिर्फ कुछ ही घंटों में उस वीडियो पर हजारों व्यूज और कमेंट्स आने लगे। पापा मुझे झूठ बोलने के लिए डांटते रहे, लेकिन मैं समझ गया था कि अंदर ही अंदर वो मुझ पर बहुत गर्व महसूस कर रहे थे। मैंने उस रहस्य को सुलझा लिया था जिसने उनके बचपन से उन्हें परेशान किया था। पाइंस ने इस मौके पर एक जबरदस्त जश्न की पार्टी रखी। लगता है अब हम तीनों आधिकारिक तौर पर जिंदगी भर के सबसे अच्छे दोस्त बन गए हैं। लेकिन ठीक उसी वक्त बच्चों में से एक ने जोर से चिल्लाकर कहा, अरे देखो जरा, पूरी कहानी पहले ही ऑनलाइन आ चुकी है। ये किसी लड़की के चैनल पर है। जगह में मौजूद हर एक नजर मुझ पर टिक गई। मुझे समझ आ गया कि अब राज खुल चुका है, तो मैंने बस विग उतार दी। कैंप में हैरानी भरी आवाजें और सीटियां गूंज उठी और अचानक वहां मौजूद हर लड़के की नजर मुझ पर थी। मैं तो सच में पास के किसी पेड़ पर चढ़कर सारी नजरों से बचने का सोच रही थी, लेकिन तभी फ्रेडी और जेम्स मेरे पास आए और हैरानी से मुंह खोले मुझे घूरने लगे। तो क्या तुम अब भी हमारे साथ घूमोगी? मैंने उनकी तरफ देखा और महसूस किया कि इन पागल दिनों में हम कितने करीब आ गए थे। बिल्कुल, हम हमेशा दोस्त रहेंगे। वैसे भी मुझे लगता है कि वहाँ बाहर हमारे लिए और भी बहुत सारे रहस्य इंतजार कर रहे हैं।